जी, फोर्थ ईयर कल हमने 1956 का आइन पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि 1956 का आइन जो है वो किस तरह से उसने काम किया। 2 साल के लिए उसके ऊपर अमल हुआ था, लेकिन फिर 1958 में फ़ौजी इनकलाब आया था और मार्शल लॉ लगा दिया गया था। उस दौरान हमने देखा था कि 1956 के आइन जब उस पर अमल हो रहा था तो बार बार हुकूमतें जो हैं वो बनती और टूटती रही थी, और उसके पीछे किसकी चालें थीं। जैसे हमने देखा कि सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो बार बार अपनी चालों को कामयाब करवाने में कामयाब हो रहा था। हुकूमतें उसकी मर्ज़ी से टूटती थी और बन रही थी। उसी दौरान मुस्लिम लीग ने 1958 में आम इंतखाबात के लिए मुहिम चलाने का फ़ैसला किया और उन्होंने शुरू कर दी। इंतखाबात का ऐलान जो था वो लोगों के लिए खुशकुन था, लेकिन ये उस वक़्त सिकंदर मिर्ज़ा जो है उसको ये महसूस हुआ कि उसका इक़्तिदार जो है वो ख़तरे में पड़ गया है। हो सकता है नताइज उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ना निकलें और उसे ये ओहदा छोड़ना पड़े। तो उसके लिए उसने एक नया चक्कर चलाया और अयूब खान को उसने इस बात पर कायल करना शुरू कर दिया कि वो 1958 में मार्शल लॉ लगा दे। इस तरह से अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के कहने पर मार्शल लॉ लगा दिया 8 अक्टूबर 1958 को। और सिकंदर मिर्ज़ा जो था वो सदर ही रहा, लेकिन कुछ अरसे बाद जब मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया अयूब खान ने और वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, तो 27 अक्टूबर 1958 को ये जो सदर सिकंदर मिर्ज़ा था उसको जलावतन कर दिया गया। ठीक है, अब सदर का ओहदा भी अयूब खान ने खुद संभाल लिया। जैसे ही अयूब खान ने ये नया ओहदा संभाला तो उसने अवाम से वादा किया था कि वो जल्द ही ऐसा आइन लाएगा जो अवाम की समझ बूझ के मुताबिक हो। ठीक है, तो उसने फिर 1962 का आइन जो था वो नाफिज़ किया था। और 1962 का आइन हम देखते हैं कि जिस वक़्त इसने जब अवाम की तरफ से मुतालबा किया गया कि जमहूरियत को बहाल किया जाए, और तो इसने ये उनसे वादा किया, जैसे मैंने आपको बताया, कि वो जल्द अवाम की समझ के मुताबिक जमहूरियत जो है वो लेके आएगा। उसने उस वक़्त बुनियादी जमहूरियतों का एक वसी निज़ाम जो है वो मुतारिफ़ करवाया था दुनिया में, पाकिस्तान में। अब हम देखते हैं कि अयूब खान ने जस्टिस उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे जस्टिस शहाबुद्दीन, उनकी सरबराही में एक आइन साज कमीशन बनाया जिसके हवाले ये काम किया गया था कि वो आइन मुरतब करेगा। उसने आइन के हवाले से जो भी सिफारिशात मुरतब की वो सदर के हवाले कर दी गई, और जिस वक़्त ये आइन नाफिज़ किया गया उस वक़्त हम देखते हैं कि जो जस्टिस शहाबुद्दीन थे उन्होंने इस आइन से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। लेकिन उस वक़्त मुल्क के जो ज़राए इब्लाग थे उन पर मुकम्मल कंट्रोल था हुकूमत का, इसलिए उनका ये बयान शाया ना हो सका। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये वो आइन नहीं है जो हमने बनाया था, और ना ही यानी ये अब जो आइन नाफिज़ किया गया वो अयूब खान की मर्ज़ी के मुताबिक था, और उसमें पूरी उसकी शख्सी आमरीत को लंबे अरसे तक जारी रखने के लिए ये आइन जो है वो तश्कील दिया गया था। फ़र्द वाहिद का बनाया हुआ आइन था। अब हम इस 1962 के आइन की खसूसियात देख लेते हैं। सबसे पहली खसूसियत, जैसे आप देख रहे हैं, इस्लामी आइन है। ये भी 1962 का आइन भी आप जैसे 1956 का आइन एक इस्लामी आइन था, ये भी एक इस्लामी आइन था। इसमें पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया था, लेकिन शुरू में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का नाम सिर्फ जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान होना चाहिए। तो इस रद्द-ए-अमल की वजह से जो पहली ही तरमीम 1962 में ही कर दी गई थी वो यही थी कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, और ये अवामी दबाव की वजह से हुआ था। ठीक है, और इसमें यह भी कहा गया था कि जो सदर होगा, जो सरबराह होगा, उसके लिए मुसलमान होना ज़रूरी है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक कवानीन जो हैं वो बनाए जाएंगे। इस्लामी मशावरती कौंसल इस आइन के तहत कायम की गई थी। दूसरे नंबर पे आप जो इसकी खसूसियत देख रही हैं वो है तहरीरी और गैर लचकदार आइन। जो 1962 का आइन था वो तहरीरी और गैर लचकदार आइन था। 250 सिफात थी इसकी, 5 गोशवारे थे। बाद में इसमें 7 तरामीम शामिल की गई। बिल्कुल वाज़ेह, जामे और बहुत लंबा आइन था। अब हम जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें तरमीम का तरीका आसान नहीं रखा गया था। इसमें यह कहा गया था कि कौमी असम्बली के कुल अरकान जो हैं वो 2/3 की अक्सरियत से इसमें मंजूरी कर सकते हैं। उसके बाद सदर जो है कि इसकी हतमी फ़ैसला करेगा मंजूरी का। अगर सदर मंजूरी दे देता है तो आइन में तरमीम हो जाती है। अगर सदर मंजूरी नहीं देता तो दोबारा से कौमी असम्बली में भेजा जाएगा। वहाँ से 3/4 की अक्सरियत अगर उसे पास कर लेती है फिर सदर के पास जाएगा। अगर वो सदर जो है इसको मंजूर कर ले तो तरमीम हो जाएगी। अगर वो सदर इस तरमीम को मंजूर ना करे तो फिर वो अवामी नुमाइंदों यानी बुनियादी जमहूरियतों के जो अरकान थे उनके पास इस्तिस्वाब राय के लिए भेजेगा, फिर आइन में तरमीम हो सकेगी। तो इस वजह से इसे गैर लचकदार
आइन जो है वो कहा जाता है। तहरीरी यानी लिखा हुआ है था आइन, और गैर लचकदार था। उसके बाद आप अगली जो हेडिंग देख रहे हैं वो है सदारती आइन। इस आइन के तहत जो है सदारती निज़ाम पाकिस्तान में राइज किया गया था। सदर जो है वो हुकूमत का सरबराह होगा, 5 साल उसकी म्याद होगी, और 80,000 जो बुनियादी जमहूरियतों के अरकान हैं वो वोट के ज़रिए से इसको मुंतखब करेंगे। अवाम ने बराह रास्त वोट इसको नहीं डालना, ठीक है। सदर को ओहदे से उस जो हटाने का तरीका है वो भी इसमें मुश्किल तजवीज़ किया गया था कि सदर के लिए कौमी असम्बली के वो इजलास में शरीक होना उसके लिए ज़रूरी नहीं था, ना वो असम्बली को जवाब दे था। वो अपनी सदारती काबीना का चुनाव कर सकता है, किसी भी फ़र्द को अपनी सदारती काबीना में ले सकता है। सदारती काबीना जो है सिर्फ सदर के सामने जवाब देती, और अगर वो वज़रा जो हैं यानी सदारती काबीना के जो मेंबर हैं वो चाहें तो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत कर सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते, उसकी पूरी कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। और अगर असम्बली में से वो सदर जो है किसी को अपना वज़ीर चुन लेता है तो वो अपनी कौमी असम्बली की रुकनीत को बरकरार रख सकता है। तो ये हमने देखा सदारती आइन। अगला पॉइंट आप देख रहे हैं यक-ए-वानी मुकन्ना। जैसे हमने देखा था कि जो 1956 के आइन की जो मुकन्ना थी वो भी यक-ए-वानी थी, इसमें भी यक-ए-वानी मुकन्ना जो है वो रखी गई थी। यानी मुकन्ना का कानून सा असम्बली का एक ही ऐवान होगा, और इसमें ये मशरकी और मगरबी दोनों हिस्सों को मसावी नुमाइंदगी दी गई थी और पैरिटी के असूल को तस्लीम किया गया था। उसके बाद हम देख रहे हैं अगला पॉइंट है वफाकी आइन, कि वफाकी आइन था पाकिस्तान 2 सूबों पर मुश्तमिल था, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान। जैसे हमने देखा 1 यूनिट को इसको में बरकरार रखा गया था, पैरिटी के असूल को बरकरार रखा गया था। मरकज़ जो है उसके इख्तियारात उसको 49 इख्तियारात जो थे वो दिए गए थे, बाकी तमाम इख्तियारात सूबों की तहवील में दे दिए गए थे, लेकिन मरकज़ जो है वो काफ़ी मजबूत था। अदलिया की आज़ादी अगला पॉइंट है कि अदलिया जो है वो मुकम्मल तौर पर उसको ये कहा गया था कि वो हर किस्म के दबाव से आज़ाद होगी। सबसे बड़ी अदलिया सुप्रीम कोर्ट है, और उसके मातहत तो आला जो हैं वो हाई कोर्ट्स होंगी सूबों की सतह पर। सुप्रीम कोर्ट एक चीफ जस्टिस और चंद जजों पर मुश्तमिल होगी, और ये बैनुल सूबाई और बैनुल हुकूमती तनाज़ात का फ़ैसला करने का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को हासिल होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवाम के बुनियादी हकूक़ की मुहाफ़िज़ होगी। अगला आप बुनियादी हकूक़ देख रहे हैं। अवाम को बुनियादी हकूक़ सारे दिए गए थे आइन के तहत, शहरी, सियासी, माशी, मजहबी हकूक़, और इनकी निगरानी का काम अदालतों के सुपुर्द किया गया था। पॉलिसी के असूल इसमें कुछ शामिल कर दिए गए थे, यानी इसमें कुछ पॉलिसी के असूल जो थे वो मुरतब कर दिए गए थे कि जैसे अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, कुरान और सुन्नत पर मबनी कानून साज़ी है, इस्लामी ममालिक से ख़ुसूसी ताउन, तालीम और सेहत की तरक्की के लिए कोशिशें, सूबों में मसावात का क़याम, नशा और अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी, रोज़गार की फ़राहमी, दौलत की मुनासिब तक़सीम, मेयार ज़िंदगी को बुलंद करना वगैरह। उसके बाद हम देखते हैं बिलवास्ता इंतखाबात हैं, कि इसके तहत जैसे हमने देखा कि एक वसी निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया था बुनियादी जमहूरियतों का। बुनियादी जमहूरियतों के सुपुर्द ना सिर्फ मुकामी नौइयत के फ़राइज़ थे कि मुकामी सतह के मसाइल उन्होंने निपटाने हैं, बल्कि उन्होंने इंतखाबी फ़राइज़ भी अदा करने हैं कि वो इंतखाबी इदारा था। जब भी कानून साज़ असम्बलियों को वोट डालने हैं, सूबाई हों, कौमी हों या सदर के लिए वोट डालने हैं, तो पहले अवाम जो हैं वो इन बुनियादी जमहूरियतों के अराकीन को मुंतखब करेंगे, और ये बुनियादी जमहूरियतों के अराकीन जो हैं वो आगे मुंतखब करेंगे सदर को और कानून साज़ असम्बलियों के अराकीन को। तो इस तरह से अवाम जो हैं वो बराह रास्त अपने नुमाइंदों को मुंतखब नहीं कर सकते थे, वो पहले बुनियादी जमहूरियतों के अराकीन को मुंतखब करेंगे, वो आगे उनको मुंतखब करेंगे। तो इस तरह से वोटर जो है वो उसके लिए बालिग होने की शर्त थी और कोई शर्त नहीं रखी गई थी। ये हमने देखा 1962 का आइन। उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1962 के आइन का हम एक जायज़ा ले लेते हैं कि 1962 का आइन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो सदर था उसने अपनी शख्सी इक़्तिदार को कायम रखने के लिए और तवील मुद्दत तक कायम रखने के लिए ये आइन जो है वो मुरतब करवाया था या किया था। बज़ाहिर तो अवाम को ये कहा गया था कि आइन साज़ कमीशन ने मुरतब किया है, लेकिन हमने देखा कि जब जस्टिस शहाबुद्दीन ने उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया तो इसका मतलब है कि ये अयूब खान ने खुद अपने बनाया था और अपनी इक़्तिदार को तोल देने के लिए बनाया गया था, और इसमें अवाम को बराह रास्त इंतखाब में हिस्सा लेने का इख्तियार नहीं दिया गया था, अवाम पर एतमाद नहीं किया गया था। इसीलिए उसने कहा था कि ऐसी जमहूरियत लाऊंगा जो अवाम की समझ में आ सके, यानी अवाम जो है इस काबिल नहीं है कि वो बराह रास्त अपने कानून साज़ असम्बली के अराकीन को चुन सकें या सदर को चुन सकें। वो पहले बुनियादी जो जमहूरी इदारे थे उनको चुनेंगे, वो आगे फिर फैसला करेंगे कि किसको चुनना है उन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से उसके अलावा हम देखते हैं कि सूबाई खुद मुख्तारी इसमें इतनी ज़्यादा मौजूद नहीं थी।
सूबों को इख्तियारात तो काफ़ी दिए गए थे, लेकिन ज़्यादातर इख्तियारात जो थे मरकज़ ने, जैसे हमने देखा कि मज़बूत मरकज़ रखा गया था, और इसके अलावा अदलिया और मुकन्ना पर पूरा कंट्रोल था इंतज़ामिया का। सदर बहुत ज़्यादा इख्तियारात का मालिक था, आमराना इख्तियारात का मालिक था, और इसी वजह से इसके ख़िलाफ़ फिर एक तहरीक शुरू हुई और उस तहरीक ने मुल्क की सूरत जो है वो इख्तियार कर ली थी। अब हम देखते हैं कि जिस वक़्त ये तहरीक जो है वो शुरू हुई और मुल्क की सूरत इख्तियार कर गई, अवाम जो है वो इसके ख़िलाफ़ निकलना शुरू हो गए सड़कों पर। तो अयूब खान ने अवाम के रुझानात को देखते हुए जो सियासी लीडर थे सियासी जमातों के, उनको दावत दी कि वो उसके साथ गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शरीक हों। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें मुज़ाकरात होते रहे, लेकिन ये मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं हुए थे। मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात किए जाते थे कि मुस्तफ़ी हो जाए अयूब खान, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हवाले आर्जी तौर पर इक़्तिदार कर दिया जाए, आम इंतखाबात करवाए जाएँ, या 1956 का आइन जो है वो बहाल कर दिया जाए। ये शराइत तो उसने कोई मंजूर नहीं की थी, लेकिन वो वादे कर रहा था कि वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा, लेकिन इसके बावजूद कोई मुसालहत नहीं हो सकी थी। बहरान जो है वो कायम रहा था। जैसे मैंने बताया, गुफ्तो शनीद के दरवाजे लेकिन खुले थे। और उस वक़्त हम देखते हैं कि जो उस वक़्त के कमांडर इन चीफ़ थे जनरल याहिया खान, उन्होंने मार्शल लॉ नाफिज करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। 1962 का आइन तोड़ दिया गया और इस तरह से पाकिस्तान फिर एक बेआइन सरजमीन बन चुका था। अब हम देखेंगे याहिया खान और आइनी अमल। याहिया खान ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके उसने ऐलान किया कि वो जल्द जमहूरियत बहाल कर देगा। इस सिलसिले में उसने सियासी लीडरों से मुलाकात की, आइनी मसाइल को किस तरह से हल किया जाए, वही किस्म के मुतालबात जैसे अयूब खान के सामने आ रहे थे, इसके सामने भी आए, लेकिन इसने खुद से कुछ फ़ैसले किए और वो बहुत अहम फ़ैसले साबित हुए, जिन्होंने कि पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत अहम किरदार अदा किया। पहला उसने फ़ैसला क्या किया कि वहदत मगरबी पाकिस्तान को ख़त्म कर दिया और 4 सूबे पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान को बहाल कर दिया गया और वहदत को 1 जुलाई 1970 में ही ख़त्म कर दिया गया था। उसके बाद जो दूसरा अहम तरीन इसने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के दोनों हिस्सों की पैरिटी का असूल तस्लीम किया गया था, यानी मसावात के असूल पर दोनों को सीटें दी जाएंगी कानून साज़ असम्बलियों में, वो इसने ख़त्म कर दिया और एक फ़र्द एक वोट का तरीका जो था वो राइज कर दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि मशरक़ी पाकिस्तान की जो बरतर हैसियत थी मगरबी पाकिस्तान पे से, उसको मसावी किया गया था, दोनों हिस्सों में दोबारा से कायम हो गई। अब बंगालियों को मौका मिल गया था कि पूरे मुल्क में अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर वो गालिब आ जाएं और अपने फ़ैसले उनसे मनवाएं। और जैसे आपको पता है कि बंगाल में बागी नासिर जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इस तरह से जो तवाज़न 1956 और 62 के आइन में कायम किया गया था, वो तवाज़न इन दोनों फ़ैसलों की वजह से बिगड़ चुका था। अब हम देखते हैं आम इंतखाबात के 1970 के महीने के आखिर में याहिया खान ने आम इंतखाबात करवाए। अब उसे उम्मीद थी कि कसीरुल जमाती निज़ाम है पाकिस्तान में, कोई भी जमात वाज़ी अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, वो अपनी मनमर्जी कर लेगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। उसने इंतखाबात मुनक्किद करवाए आज़ादाना और सही इंतखाबात मगरबी पाकिस्तान में हुए, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग के गुंडे बेइंतहा मजबूत हो चुके थे। उन्होंने अवाम पर ज़बरदस्त प्रेशर डाले और अपने उम्मीदवारों को कामयाब करवाने में वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो गए और अवाम जो थे उनके सामने बिल्कुल बेबस हो गए थे और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक वोट डाल रहे थे। तो इस तरह से अवामी लीग जो है मशरक़ी पाकिस्तान में 169 में से 159 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई थी और मगरबी पाकिस्तान में 144 में से 86 सीटें जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने हासिल कर ली थी। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि याहिया खान, जिसको उम्मीद थी कि कोई भी जमात वाज़े नहीं अक्सरियत हासिल करेगी, अब वो बुरी तरह से फंस चुका था। दो जमातें जो थी, एक मशरक़ी पाकिस्तान में और एक मगरबी पाकिस्तान में, एक वाज़े अक्सरियत हासिल कर चुकी थी। अब उसने इक़्तिदार मुंतकिल करना था कि किसको करे। ठीक है, उसने 3 मार्च 1971 को कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया और शेख मुजीबुर रहमान को मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म भी कहा। ठीक है, अब उनको उम्मीद थी अवामी लीग को कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, लेकिन फिर क्या हुआ कि अचानक इन्होंने जर्नैलों ने फ़ैसला किया कि असम्बली का इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया जाए और मुलतवी कर दिया गया, जिससे एक बहुत बड़ा तूफ़ान मशरक़ी पाकिस्तान में उठ खड़ा हुआ। लोग सड़कों पे निकल आए। हुकूमत ने जो माजी में उनके साथ वो ये कहते रहे कि ज़्यादतियाँ हमारे साथ बहुत रवा रखी गई हैं और अब फिर की जा रही हैं, वो सड़कों पे निकल आए, मुज़ाहरे शुरू। हिंदुस्तान के एजेंटों में ने भी इस तहरीक से भरपूर फ़ायदा उठाया। पूरे जो सूबा था अमन व अमान ख़त्म कर दिया गया, कत्ल व गारत गरी शुरू हो गई। जो महाजरीन यहाँ पर बिहारी आबाद थे मशरक़ी बंगाल में, मशरक़ी पाकिस्तान में, उनके साथ बहुत उनको कत्ल व गारत गरी की गई, निशाना बनाया गया, पाकिस्तान के फ़ौजियों पर हमले किए गए और हुकूमत सिर्फ तमाशा ही बनी देख रही थी। पूरा मशरक़ी पाकिस्तान जो है वहाँ आग लगी हुई थी। उस वक़्त याहिया खान दोबारा ढाका पहुँचा, शेख मुजीबुर रहमान से मुज़ाकरात करना चाहे,
कोई सियासी हल समझ ना आया, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ़्तार कर दिया गया और पाकिस्तान में, मशरक़ी पाकिस्तान में फ़ौजी कार्रवाई शुरू कर दी गई। अब जब ये सारे जो बागी थे वो भागकर हिंदुस्तान चले गए, वहाँ पर ट्रेनिंग लेकर उन्हें फिर दोबारा से मशरक़ी पाकिस्तान में एंटर किया जाता रहा और वो मक्ती वाहिनी वो लोग कहलाए। और अब ये जो मक्ती वाहिनी थी उसको भी तकरीबन, उसका जब हिंदुस्तान को नज़र आया कि ये जो गद्दार हैं, जो जिनको वो फ़ौजी तरबियत दे के भेज रहे हैं, वो कामयाब नहीं हो रहे बागी जो हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान पर, मशरक़ी पाकिस्तान पर बराह रास्त हमला कर दिया। अब पाकिस्तानी फ़ौजी जो थे वो महसूर हो गए थे मशरक़ी पाकिस्तान में। एक मक्ती बाहिनी के गुंडों के ख़िलाफ़ उन्हें लड़ना था, दूसरा मशरक़ी पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान की अफवाज के साथ उसकी जंग थी। उस मौके पर फिर पाकिस्तानी फ़ौजियों को हथियार डालने पड़े और इस तरह से वो सानहा रूनमा हुआ 1971 का, जिसमें मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया और वो हमसे अलहदा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अब मगरबी पाकिस्तान में सिर्फ जो एक वाज़ेह अक्सरियत वाली पार्टी थी वो पीपल्स पार्टी थी। तो याहिया खान ने पीपल्स पार्टी के हवाले इक़्तिदार किया और ख़ुद अलग हो गया इक़्तिदार से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उसने बहैसियत सदर ओहदा संभाला और मार्शल को भी बरकरार रखा, चीफ़ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा भी संभाल लिया। मगरबी पाकिस्तान के अरकान पर में जो कौमी असम्बली के थे उन्होंने 14 अप्रैल 1972 से फिर नए आइन के हवाले से काम शुरू कर दिया और 21 अप्रैल 1972 को मार्शल जो था वो उठा दिया गया। तो ये हमने देखा कि किस तरह से 1958 के मार्शल के बाद किस तरह से 1962 का आइन आया और किस तरह से वो ख़त्म हुआ, दूसरा मार्शल लगा और मशरक़ी पाकिस्तान हमसे अलग हो गया। अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह 1973 का आइन पढ़ेंगे।